जा अपनी राख से तू उड़ जा अपना Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front. Hello students, namaste, welcome to KK Commerce Academy, the destination where success begins. Students, हम फिलहाल देख रहे हैं 11th का सिलेबस जिसमें OCM सब्जेक्ट का स्टडी चल रहा है. ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं फिलहाल सीरीज नंबर 4 जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1 और आज का एपिसोड है 4th एपिसोड. स्टूडेंट, बिफोर बिगिनिंग ऑफ स्टडी तो करते ही रहेंगे. स्टडी करने के पहले आज कुछ अच्छा पढ़ते हैं. सो स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ देखो, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स. आपको लाइफ में बड़ा एम रखना है. इट डजंट मीन कि आपको बड़ा ही स्टेप लेना है. ठीक है, एवरीडे आप स्मॉल स्टेप लेते रहोगे तो आपके डेफिनेटली बड़े विजन, बड़ा टारगेट तक हम पहुंच सकते हैं. स्टूडेंट्स, अगर आप सोच लो कि आपको फॉर एग्जांपल 12th में अच्छा स्कोर करना है या फिर CA बनना है, अभी 11th में हो, दिस इज द बेस्ट टाइम. अब से स्टार्ट करो ना. वी हैव कोरोना, मतलब वो कोरोना वाला नहीं रहे. सो अभी से स्टार्ट कर सकते हो बच्चों. आप स्मॉल स्टेप, एक स्टेप लो ना. रोज मुझे हाफ आवर स्टडी करना है, हाफ आवर से स्टार्ट करो. रोज मुझे 6 बजे उठना है, फिलहाल मेरा उठने का टाइम 8 बजे. सो 8 से डायरेक्ट 6 करोगे तो आपकी हेल्थ को इश्यू आ जाएगा, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी. तो 8 से पहले 7:45 पे पहुंचो, फिर 7:30 पे जाओ. ऐसा करते करते 6 बजे का टाइम आप फॉर एग्जाम्पल आपने 1 महीना 2 महीना टाइम लिया, तब जाके आप 6 बजे पे पहुंच गए. ओके फॉर दिस, नो प्रॉब्लम. लेकिन स्मॉल स्टेप एवरीडे जरूरी है जिसका रिजल्ट बड़ा आएगा. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, स्मॉल स्टेप लेनी है और आज का एक स्मॉल स्टेप है आज का स्टडी. तो आज हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम प्राइवेट सेक्टर वाले देख रहे हैं जिसमें है सोल प्रोप्राइटरशिप जो एपिसोड नंबर 1 में हमने देखा, पार्टनरशिप जो एपिसोड नंबर 2 में देखा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो एपिसोड नंबर 3 में देखा, और आज का 4th एपिसोड है एवरीथिंग रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो आज हम देखेंगे मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो चलो बच्चों करते हैं स्टार्ट. कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है देखो स्टूडेंट्स, विजिबल क्लियरली. यस, बताओ जल्दी, कोई प्रॉब्लम है? अरे सो गए क्या? ओके, व्हाट अबाउट यू अदर स्टूडेंट्स? ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है, नाउ कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या दिया देखो, द फार्मर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ त्रिभुवन दास पटेल. अला, ये कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात चल रही है बच्चों? अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया, उसकी बात चल रही है. वन ऑफ द बिगेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी इन द वर्ल्ड. नॉर्मली बड़े कोई भी बड़ा बिजनेस देखो तो वो एक तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी या फिर पब्लिक लिमिटेड. 99% टाइम अगर बड़ा बिजनेस है आप कि वो $1 बिलियन बिजनेस है या फिर फॉर्च्यून 50 मतलब बड़े कंपनीज में काउंट किया जाता है, तो समझ लो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है. क्योंकि इतना ज्यादा पैसा पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही ला सकती है, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जनरल पब्लिक से भी पैसा ले सकती है. ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉर्मली छोटी होती है, इतनी ग्रोथ नहीं होती, लेकिन अमूल द कोऑपरेटिव सोसाइटी सबके लिए चैलेंज है बच्चों. ओके, अमूल स्टार्ट हुआ है बहुत सालों पहले. कैसे स्टार्ट हुआ, उसमें किसका रोल था, चलो देखते हैं. द फार्मर्स
अंडर द लीडरशिप ऑफ त्रिभुवनदास पटेल अप्रोच्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल टू रिजॉल्व देयर ग्रीवियंस। देखो बच्चों, बहुत साल पहले की बात है, फार्मर्स जो थे उनको प्रॉब्लम हो रहा था, उनका मिल्क, उनका मतलब गाय काऊ, उनके पास जो भी है काऊ या बफेलो, तो उनका मिल्क सेल करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, अच्छा खासा रेट वगैरह नहीं मिल रहा था। सो त्रिभुवनदास जी पटेल इनके पास गए और उनकी लीडरशिप में वो अपना जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है उनके पास गए, तो ये इशू लेकर। तो हुआ क्या, देखो, अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज क्रिएटेड बाय डॉक्टर वर्गीस कुरियन, हु इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। बच्चों, आपने वर्गीस कुरियन नाम सुना होगा स्कूल टाइम में कभी ना कभी। व्हाइट रिवॉल्यूशन जिन्होंने लाया हुआ है, उन्होंने अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट किया। ठीक है, तो अमूल वाज फाउंडेड इन 1946 इन आनंद। गुजरात में एक प्लेस है बच्चों आनंद, और उस आनंद में, उस प्लेस में, उस सिटी में स्टार्ट हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका नाम है अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। इवन देख लो आप, अमूल ने एक बनाया हुआ पोस्टर, डॉक्टर कुरियंस व्हाइट रिवॉल्यूशन कंटिन्यूज। और ये व्हाइट रिवॉल्यूशन कंटिन्यूज मतलब अमूल कंटिन्यू रहा, सालों साल से चल रहा है, आगे भी चलेगा। ठीक है, तो डॉक्टर कुरियन जी की कृपा जिनकी वजह से अमूल स्टार्ट हुआ, तो उसका फायदा क्या हुआ है, फिर अमूल ने क्या किया ऐसा बड़ा। सो देखो, इट वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल, त्रिभुवनदास पटेल एंड डॉक्टर वर्गीस कुरियन हु टुक सर्टेन मेजर्स टू स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स। जो फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, फॉर एग्जांपल बच्चों, हो ऐसा रहा था कि फार्मर से बहुत कम प्राइस में मिल्क बाय किया जा रहा था और ट्रेडर हाई प्राइस में सेल कर रहा था, मतलब सब प्रॉफिट ट्रेडर खा रहा था, साला फार्मर को कुछ नहीं मिल रहा था। ओके, और फार्मर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उसके सिचुएशन का फायदा उठाया जा रहा था, लेकिन उसको कुछ तो सोल्यूशन चाहिए। तो तीन लोगों का सबसे बड़ा रोल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, त्रिभुवनदास जी पटेल और वर्गीस कुरियन, इन तीनों ने मिलकर पूरा एक्सप्लॉइटेशन जो था फार्मर का वो स्टॉप करने के लिए बड़ा कदम उठाया, जिसका नाम है अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो देखो, इट्स प्रोसेस इज ट्रांसपेरेंट विच इंश्योर दैट देयर इज नो एक्सप्लॉयटेशन। अमूल की प्रोसेस एकदम ट्रांसपेरेंट बना दी, मतलब कोई भी चेक कर सकता है, कोई भी देख सकता है कि उसने जो मिल्क दिया उसका क्या हुआ, उसको अच्छा खासा पैसा मिला या नहीं, वो कितने में सेल किया, प्रॉफिट कितना हुआ, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। सो अमूल हैज बीन अवॉर्डेड बाय इवन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अवार्ड दिया हुआ है। सो देखो, अमूल हैज बीन अवॉर्डेड बाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट रनिंग एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। बच्चों, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एकदम भारी होता है अमूल का, मतलब आप उनके ऐड देखोगे ना, इवन मैंने अगर बोला अमूल दूध पीता है इंडिया, तो मेरे साथ साथ आपके सामने वो एडवर्टाइजमेंट आ गई, और वो लाइन, वो ट्यून, वो जो वॉइस, वो जो म्यूजिक है, वो पूरा अपने दिमाग के मतलब सामने आ गया, आंखों के सामने आ गया। क्यों? क्योंकि उनका एडवर्टाइजमेंट कैंपेन उतना स्ट्रांग है। ओके, तो इवन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में वो बहुत स्ट्रांग है, एक्टिव है। ठीक है, इट डजंट मीन टू से कि वो बहुत खर्चा करता है एडवर्टाइजमेंट पे, लेकिन वो स्ट्रांग है। ठीक है, और अलग अलग टाइप की बहुत क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट होती है उनकी, जो लेटेस्ट न्यूज में जो चल रही चीजें उनके साथ रिलेट करते हैं वो अमूल। ठीक है, नाउ ये तो था अमूल के बारे में, लेकिन हमारा आज का टॉपिक है कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उसका देखते हैं इंट्रोडक्शन एग्जैक्टली है क्या। तो इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, हाँ भाई पता है, एंड हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट। और ये जो फार्मर्स ने मिलके वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट की बच्चों। तो देखो, द कोऑपरेटिव प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया बिकॉज इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पुअर, इलिटरेट एंड अनस्किल्ड पीपल। तो जो ऐसे पीपल है, पुअर है, जिनके पास ज्यादा स्किल नहीं है, ज्यादा एजुकेटेड नहीं कि कंपनी में काम कर सके, तो ऐसे सब लोगों को साथ में लाके इन्होंने कोऑपरेटिव मूवमेंट की है, जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट है। ठीक है, तो ये की किसने? इंडिया के फार्मर्स ने। आगे देखो मीनिंग क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन। बच्चों, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसमें जो चाहे वो मेंबर बन सकता है। इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपको मेंबर बनना ही पड़ेगा, वॉलेंटरी, एनीवन कैन बी अ मेंबर। सो इट इज वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म इन ऑर्डर टू अचीव सर्टेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। तो बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं होता, लेकिन ऑफ कोर्स भाई समाज सेवा, मतलब लॉस में तो नहीं जाएंगे ना। तो ये कुछ लोग साथ में आ गए कोऑपरेटिव में, वॉलेंटरीली साथ में आ गए, ऑफ कोर्स इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के लिए। द नेचर ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विस ओरिएंटेड। मैंने बोला ना बच्चों, सिर्फ प्रॉफिट कमाना उनका इंटेंशन कभी नहीं होता, सर्विस प्रोवाइड करना इंटेंशन होता है, सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है,
तो अगर आप देखो ना बच्चों, नॉर्मली कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी प्राइस ज्यादा नहीं होती। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी के प्रोडक्ट की प्राइस देखो, बहुत हाई प्राइस प्रोडक्ट रहेगी, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्राइस कम क्यों होती है? क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट कमाना इनका इंटेंशन नहीं होता, सर्विस प्रोवाइड करना, सर्विस मोटिव होता है। ठीक है, तो ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच इज द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रिंसिपल है क्या? ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। अरे भाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर है सबके लिए है वो सोसाइटी, सबके लिए, सबके फायदे के लिए है। ईच फॉर ऑल, एवरीथिंग सबके लिए है और सब एक दूसरे के लिए है, ऑल फॉर ईच। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये प्रिंसिपल पे कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती है, ये याद रखना, ऑल फॉर ईच फॉर ऑल। नाउ डेफिनेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो डेफिनेशन, टेक्निकल टर्म याद रखना जरूरी, डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है और बड़ा क्वेश्चन आए तो डेफिनेशन लिखना तो कंपलसरी होता है। सो देखो, अकॉर्डिंग टू इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, इवन फ्रीडम मिलने के बहुत सालों पहले के बाद, तब से इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ सोसाइटी विच हैज इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। सिंपल डेफिनेशन है बच्चों, देखा जाए तो देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ सोसाइटी, ये एक सोसाइटी है, उसमें क्या है? विच हैज इट्स ऑब्जेक्टिव्स, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, लेकिन किसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट? ऑफ इट्स मेंबर्स, जो मेंबर्स है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, सबका भला हो ना, वो हिसाब से कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, इन अकॉर्डेंस विद कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। लेकिन हाँ, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल पे चलती है बच्चों, ये एक दूसरे को हेल्प करेंगे, ये प्रिंसिपल पे चलता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो फीचर्स देखते हैं बच्चों कोऑपरेटिव सोसाइटी के, जब हम किसी भी पॉइंट की फीचर देखते हैं ना तो कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो फर्स्ट फीचर इज वॉलेंटरी एसोसिएशन। जैसे मैंने आपको बताया, वॉलेंटरी एंड ओपन मेंबरशिप, एनी पर्सन कैन बिकम द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोई भी बच्चों, फॉर एग्जांपल मुझे इच्छा है कल मुझे कोऑपरेटिव सोसाइटी, अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनना है, कैन आई बी अ मेंबर? ऑफ कोर्स आई कैन। कोई भी पर्सन, कोई भी, एनी वन कैन बी अ मेंबर। फिर उसमें कोई, देखो, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर एटसेट्रा फॉर द मेंबरशिप। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेल हो, फीमेल हो, किसी भी कास्ट के हो, यू कैन बी अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो इट इज वॉलेंटरी एसोसिएशन। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। डेमोक्रेटिक बोले तो लोकशाही। तो देखो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल कैसे है? द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी। बेसिकली जो मैनेजमेंट चलता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मैनेज की जाती है, वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, दैट इज लोकशाही पे चलता है। ऑल द डिसीजंस आर टेकन ऑन मेजोरिटी बेसिस। देखो बच्चों, कोई भी डिसीजन लेना है तो सब मेंबर्स को बुलाया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा, जो मेजोरिटी बोलेगा वो फाइनल। ठीक है, और वोट भी कैसे होगा? वन मेंबर वन वोट इज द रूल ऑफ वोटिंग। वन मेंबर वन वोट। सर तो ये तो नॉर्मल है ना, वन मेंबर वन वोट, तो अलग क्या होता है? बच्चों, कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में ऐसा होता है कि जितने आपके शेयर है उतने आपके वोट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 55% शेयर है, ठीक है, मेरे अकेले के पास, और बाकी 50 लोग हैं जिनको मिलके 45% शेयर है उनके पास। तो मीटिंग ली और सब बोल रहे ये नहीं, ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, और मैं अकेला बोल रहा हूं यस, ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या डिसीजन फाइनल होगा? यस फाइनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास मेजोरिटी प्रिंसिपल है। ये हाथ नहीं, 55 हैंड से, हथौड़ा नहीं बच्चों, ये 55 हैंड से, और बाकी सब लोगों के मिलके 45 हैंड से। ये कहां पे होता है? कंपनी में। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में वैसा नहीं है, ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे चलती है। वन पर्सन वन वोट, कितने भी शेयर्स हो आपके पास, आपका वोट एक ही काउंट किया जाएगा, सिंगल वोट। ठीक है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। तो देखो, द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज इन द हैंड्स ऑफ मैनेजिंग कमिटी ऑफ मेंबर्स। बच्चों, अगर उसके 1000 मेंबर हो गए कोऑपरेटिव सोसाइटी के, तो 1000 लोग थोड़ी ना बिजनेस संभालेंगे। नो डाउट फार्मर्स, सब फार्मर्स ने मिलकर अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। इसका मतलब क्या रोज सब फार्मर्स बिजनेस संभालने आएंगे? नहीं, उसके लिए होता है मैनेजिंग कमिटी। ठीक है। तो देखो, दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, उसमें वोटिंग किया जाता है, और मेजोरिटी वोटिंग के हिसाब से कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है जो बन जाते हैं मैनेजिंग कमिटी के मेंबर्स। और ये मैनेजिंग कमिटी बिजनेस करेंगे हैंडल, डे टू डे बिजनेस में डिसीजन लेना, ये सब काम मैनेजिंग कमिटी का होगा। ठीक है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी।
बच्चों हमने अब तक क्या क्या देखा, सोल प्रोप्राइटरशिप वहां पे कंपलसरी नहीं था, पार्टनरशिप सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट में कंपल्शन था, एचयूएफ कंपल्शन नहीं था, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में इट इज कंपल्सरी। एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी मस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1972। तो रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 उनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए सबके सब फॉलो करना कंपल्सरी है। नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल स्टेटस। आफ्टर रजिस्ट्रेशन every cooperative society is considered as separate legal entity before the law। देखो बच्चों, जिस दिन कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर हो चुकी है, उसी दिन से समझ लो सब मेंबर्स अलग और कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग, उसको एक सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। ओके, देयरफॉर इट कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी खुद किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, कोई मेंबर नहीं बच्चों, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, परचेस प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हैं, ओपन अ बैंक अकाउंट इन इट्स नेम एटसेट्रा। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी आप देख सकते हो यहाँ पे, ये सबके सब मेंबर्स, ये जो मेंबर्स है ना, ये तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर है, इनका एग्जिस्टेंस अलग है, और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी दिख रही है आपको बड़ी वाली, ये बिल्डिंग, इसका लीगल स्टेटस अलग है, इसका एग्जिस्टेंस अलग है। और अकाउंट ओपन होगा तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे, लोन लिया जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे, ना ही किसी मेंबर के नाम पे, ठीक है, उसका एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी। देखो, द शेयर होल्डर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव लिमिटेड लायबिलिटी। शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी होती है ना बच्चों कोऑपरेटिव सोसाइटी में, सर ये शेयर होल्डर कहां से आ गया, ये थोड़ी कंपनी है बच्चों, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी शेयर्स इश्यू करती है, ठीक है, और हर पर्सन कुछ शेयर्स बाय करता है, उसे शेयर होल्डर या फिर कंपनी का मेंबर भी बोला जाता है। सो ये जो मेंबर्स या कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर होल्डर्स है, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इट इज लिमिटेड अप टू कितने तक, अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स परचेज बाय देम। तो जितने के शेयर्स है, फॉर एग्जांपल मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर हूं, ठीक है, और मैंने शेयर्स बाय किया हुआ है, एक शेयर्स की प्राइस है 100 रुपीज, आउट ऑफ दिस मैंने अब तक 30 रुपीज पेड कर दिए, 30 रुपीज पेड कर दिया ना, तो बचे कितने 70, मैक्सिमम मेरी लायबिलिटी हो जाएगी 70 रुपीज, जो अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स है, उससे ज्यादा नहीं। ओके, सो देखो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मीनिंग, लिमिटेड लायबिलिटी का मीनिंग वापस एक्सप्लेन किया हुआ है। तो लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम टू सोसाइटी। तो मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जितना कैपिटल उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया उतने तक। नो पर्सनल लायबिलिटी टू मेंबर्स फॉर द लायबिलिटी ऑफ सोसाइटी, और यहाँ पे नो पर्सनल लायबिलिटी, मतलब आपको सपोज कल अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉस में गई, सपोज, ठीक है, ऐसा हो तो नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन सपोज कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉस में है और लोन बहुत हो चुका है अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी पे, सब मेंबर्स को फोन किया, ऐसा करो, आपके घर बेचो, गाड़ी बेचो, कुछ भी करो, पैसे लेके आओ, तो क्या उन्हें पैसा लाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, उन्होंने जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, जितना कैपिटल का पार्ट देना बाकी है, उतने तक मैक्सिमम उनकी लायबिलिटी रहेगी, उसके आगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मेंबर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कितने मेंबर्स चाहिए? सो देखो मिनिमम 10 मेंबर्स। ओके, देखो आप देख सकते हो मीटिंग में 10 मेंबर्स बैठे हुए हैं, तो मिनिमम 10 मेंबर्स चाहिए, एंड मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट, मैक्सिमम कोई लिमिट ही नहीं बच्चों, कितने भी मेंबर्स चलेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मैक्सिमम मेंबर्स के लिए कोई लिमिट नहीं है, वैसे पार्टनरशिप के लिए 50 का था ना, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो बच्चों अमूल ब्रांड, अमूल की बात कर रहे हैं हम, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 1973, आगे देखो मेंबर्स कितने, ये वाला 18 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन, मतलब नंबर ऑफ प्रोड्यूसर मेंबर, आप नेक्स्ट देख लो डायरेक्टली, 3.6 मिलियन दिख रहा है आपको, 3.6 मिलियन इतने मेंबर्स है, किस चीज के? अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स। बच्चों कितने भी हो सकते, कोई लिमिट ही नहीं, मिनिमम 10, ठीक है। नेक्स्ट इक्वल वोटिंग राइट, वैसे तो हमने देखा ही है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, देखो एवरी मेंबर गेट्स इक्वल राइट इन कोऑपरेटिव सोसाइटी एज अ शेयर होल्डर, तो बीइंग अ शेयर होल्डर सबको इक्वल राइट दिया जाएगा, 1 पर्सन 1 वोट तो है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर इज सर्विस मोटिव। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी में इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सर्विस टू द सोसाइटी, गुड्स आर अवेलेबल एट लोएस्ट रेट फॉर इट्स
मेंबर। अरे प्रॉफिट लेके भागना है मुझे, सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, नहीं 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 चलेगा। सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है भाई, सर्विस मोटिव होता है। बेसिकली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स को चीप रेट पे, रीजनेबल रेट पे गुड्स दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मेरिट्स। क्या फायदे कोऑपरेटिव सोसाइटी? फॉर एग्जांपल हम कुछ पर्सन है, 10 पर्सन है, हमने साथ में आके डिसाइड किया कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करेंगे, चलो कर देंगे, लेकिन उसका फायदा क्या? तो देखो, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। द प्रिंसिपल ऑफ वोटिंग इज 1 मेंबर 1 वोट, ये तो हम देख चुके। सर ये घूम फिर के वापस क्यों आ रहा है? बच्चों वो फीचर्स थे, अभी मेरिट और डीमेरिट देखेंगे तो वही पॉइंट हमें दिए जाएंगे, बस अलग अलग एस्पेक्ट से, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट से, ठीक है। तो देखो, द प्रिंसिपल ऑफ वोटिंग इज 1 मेंबर 1 वोट, द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आर लार्ज। हाँ भाई, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स तो बहुत होते हैं इसमें। द शेयर होल्डर इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, और वो क्या करते हैं, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर देते हैं, मतलब इलेक्शन के हिसाब से उनको इलेक्ट किया जाता है। दे आर कॉल्ड एज मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स, और उन सबको जो इलेक्टिव मेंबर्स है, फॉर एग्जांपल 5 मेंबर्स 10 मेंबर्स, तो उनको इलेक्ट करके हमने दिया। कैसे इलेक्ट करके दिया? 1 मेंबर 1 वोट के हिसाब से, ठीक है। सबने 1 मेंबर ने 1 वोट दिया और इलेक्शन से सिलेक्ट कर दिया। और ये जो मैनेजिंग कमिटी है, ये क्या करेंगे? दे टुक आफ्टर द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी। तो मैनेजमेंट कमिटी का एक काम है कि डे टू डे बिजनेस मैनेज करे। नेक्स्ट इज ओपन मेंबरशिप। तो देखो, एनी पर्सन ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजन एटसेट्रा कैन परचेस अ शेयर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोई भी पर्सन, मतलब आप देख लो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, मेंबर मेल है, फीमेल है, ठीक है, फेयर है, ब्लैक है, इवन हैंडीकैप है, हेल्दी है, ऐसे बहुत सारे टाइप के आपको लोग दिखेंगे। बस इसमें माइनर वगैरह नहीं चलेगा, माइनर नहीं चलेगा, बाकी सब लोग, कोई भी, एनीवन आप देख सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रीजन के लोग हैं बच्चों, ओके। किसी के गले में आपको क्रॉस दिख रहा है, ठीक है, मतलब क्रिश्चियन लोग दिख रहे हैं, तो किसी के गले में आप कलर, अगर आप देखो ये 5 कलर फॉर एग्जांपल जैन लोगों के होते हैं, ओके। ऐसे अलग अलग कलर से अलग अलग पहनावे है, इस पे से दिख रहा है कि ये अलग अलग रीजन के, अलग अलग कास्ट के लोग हैं। यस, एनीवन कैन बिकम अ मेंबर। ओपन मेंबरशिप है, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। नेक्स्ट इज लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर इनको एक्सपेंसेस कम कैसे होते हैं? सो देखो, नो मिडल मैन आर इन्वॉल्व। नॉर्मली कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई मिडल मैन नहीं होता। नेक्स्ट, देर आर नो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। एक्चुअली यहाँ पे नो नहीं चाहिए था, लो बोलना चाहिए था उन्होंने। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कम होते हैं। जैसे अगर आप न्यूज, कोई भी चैनल स्टार्ट कर दो बच्चों, टीवी स्टार्ट करो, टीवी चैनल स्टार्ट करते ही आपको बहुत सारे एडवर्टीजमेंट दिखेंगी, मोबाइल की एडवर्टीजमेंट दिखेंगी, कार के एडवर्टीजमेंट दिखेंगी, तो ये सब पब्लिक लिमिटेड कंपनी बच्चों। कोऑपरेटिव सोसाइटी की एडवर्टीजमेंट बहुत कम होती है, ठीक है। तो मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स प्रोवाइड ऑनररी सर्विसेज। और दूसरी बात ऐसी कि मैनेजिंग कमेटी पे जो लोग हैं ना बच्चों, वो सिर्फ सैलरी के लिए नहीं काम करते, एकदम मिनिमम सैलरी, नॉमिनल सैलरी पे काम करते हो, ऑनररी बेसिस पे। मतलब उनको बस एक सर्विस प्रोवाइड करना है, प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन है ही नहीं, बस कोऑपरेटिव सोसाइटी की सेवा करनी है। हमें मैनेजिंग कमेटी का पार्ट बनने का मौका मिला है तो हम वो करेंगे, तो उनको ज्यादा सैलरी भी नहीं होती। इसलिए ओवरऑल अगर सोचा जाए तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्सपेंसेस कम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड। अभी तो देखा यार, इट इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर्स, अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स हेल्ड बाय देम। तो शेयर्स पे जितना पैसा देना बाकी है उतने तक लायबिलिटी लिमिटेड रहेगा, मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई टच नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट इज टैक्स कंसेशन। अला टैक्स में भी फायदा है, कैसे फायदा है? सो देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ऑफकोर्स बच्चों, कोऑपरेटिव सोसाइटी की वजह से बहुत सारे लोगों का फायदा होता है इकोनॉमिकली, और इवन पूरे सोसाइटी का बेनिफिट होता है, सोशल डेवलपमेंट भी होती है, ठीक है। सो द गवर्नमेंट गिव्स मेनी कंसेशन टू देम, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि ये प्रॉफिट कमाने के लिए ही नहीं बने, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सोसाइटी की डेवलपमेंट हो रही है, तो क्यों ना इनको कुछ कंसेशन दिया जाए। तो गवर्नमेंट इनको बहुत सारे टैक्सेशन के में कंसेशन देती है, लाइक एग्जम्पशन ऑफ पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स अप टू अ सर्टेन लिमिट। फॉर एग्जांपल, कुछ लिमिट तक उनको टैक्स वगैरह भी नहीं लगता, ठीक है। देखो बच्चों, टैक्स कंसेशन की वजह से क्या हो जाता है, टैक्स कॉम्प्रेस हो जाता है, मतलब इतना सारा टैक्स पे करना था, वो टैक्स उन्होंने कम कर दिया, जैसे कंसेशन दिया ना, तो टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो ये एक फायदा है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ठीक है। नेक्स्ट मेरिट इज सेल्फ फाइनेंसिंग एंड चैरिटी। तो देखो,
सोसाइटी कैन पे मैक्सिमम 15% डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। बच्चों, जितना भी प्रॉफिट कमाया कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, सिर्फ मैक्सिमम 15% प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एज ए डिविडेंड, उससे ज्यादा नहीं। 1 करोड़ कमाया, क्या बात, सिर्फ 15 लाख रुपए बांट सकते भाई मेंबर को, बाकी पैसे आप घर पे नहीं लेके जा सकते। अरे तो उसका करेंगे क्या, देखो आगे, देयरफॉर रिमेनिंग सरप्लस इज यूज्ड फॉर सेल्फ फाइनेंसिंग। तो बाकी बचा हुआ जो पैसा है वो सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए यूज होता है। मतलब वही कोऑपरेटिव सोसाइटी, फॉर एग्जांपल आगे एक्सपांड करना है, बिजनेस बढ़ाना है, नए नए प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए वो पैसा यूज किया जाता है, ठीक है। एंड सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज यूटिलाइज फॉर चैरिटी पर्पज एंड सोशल एक्टिविटी। और ये करके भी कुछ पैसा बच गया तो वो चैरिटी के लिए यूज होता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का सिर्फ मैक्सिमम 15% पार्ट एज अ प्रॉफिट डिविडेंड बांटा जाएगा, बाकी पार्ट सेल्फ फाइनेंसिंग, खुद के फाइनेंस के लिए यूज किया जाएगा, बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, और कुछ पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट इज यूज फॉर चैरिटी, सोशल पर्पस के लिए यूटिलाइज करेंगे। एट द एंड वो सर्विस मोटिव है ना बच्चों, तो कुछ ना कुछ सोशल काम तो करेंगे। ये हो गया पॉजिटिव वाला साइड, दैट इज मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब देखते हैं आज का लास्ट पार्ट, डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसमें फर्स्ट है लिमिटेड कैपिटल। सो देखो, द शेयर होल्डर्स बिलोंग टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। बच्चों, नॉर्मली कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन मेंबर बनता है, जो इलिटरेट होते हैं या फिर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। अगर आप देखो, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया आपको, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग तो हर जगह पे क्या था, फार्मर्स ऑफ द कंट्री, फार्मर्स ऑफ द कंट्री। तो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी नॉर्मली पार्ट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। देयरफॉर दे कैन नॉट परचेस मोर शेयर्स ऑफ द सोसाइटी, सो कैपिटल इज लिमिटेड। शेयर्स इश्यू तो कर देंगे यार, लेकिन मेंबर्स इतने स्ट्रांग नहीं होते फाइनेंशियली कि वो बहुत सारे शेयर्स बाय कर ले और ज्यादा पैसा आ जाए कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास। नॉर्मली वो पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ओके। सो इसलिए ज्यादा फंड कलेक्ट नहीं हो सकता। लिमिटेड कैपिटल ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। नेक्स्ट इज इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट क्यों, देखो, दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शेयर होल्डर। अभी हमने देखा मैनेजिंग कमेटी पे कौन होते हैं, जिन लोगों को हमने इलेक्ट करके दिया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स वोटिंग से इलेक्ट करके देते हैं और वो मैनेजिंग कमेटी पे होते हैं। तो देखो, दे मे नॉट पोजेस मैनेजरियल स्किल, शायद ही उनके पास ज्यादा स्किल ना हो। तो क्यों ऐसा, अरे पहली बात तो तुम सैलरी भी तो कम दे रहे ना, मिनिमम सैलरी पे काम कर रहा है आदमी। अगर उसके पास बहुत टैलेंट है, बहुत स्किल्स है, बहुत डिग्रीज है, तो वो क्यों कम सैलरी पे काम करेगा। नॉर्मली ये मॉडरेट लोग होते हैं, ज्यादा टेक्निकल स्किल्स या फिर ज्यादा मैनेजरियल स्किल इनके पास नहीं होता। द मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स आर नॉट प्रोफेशनल, सो देयर इज इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। आप देख सकते हो बच्चों, दे आर नॉट सो प्रोफेशनल। अरे नो डाउट सूट बूट में दिख रहे हैं बच्चों, लेकिन उनके लक्षण तो देखो क्या है, ये प्रॉपरली बिजनेस नहीं मैनेज कर सकते, दे आर इनएफिशिएंट, ठीक है। उनका मतलब फॉर एग्जांपल जैसे बिजनेस मैनेज करना है तो एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत लोग एमबीए वगैरह करते हैं, तो ऐसा बहुत स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, स्किल लेकर आए हैं और फिर मैनेजिंग कमेटी पे है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि वो ऑनररी बेसिस पे, मतलब मिनिमम सैलरी पे काम कर रहे हैं, तो वो ज्यादा नॉलेजेबल बंदे नहीं होते, इसलिए मैनेजमेंट इफिशिएंट नहीं होता, ठीक है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो देखो, देयर इज अ ह्यूज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, सो पीपल डू नॉट इन्वेस्ट देयर मनी इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। बच्चों, कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रॉब्लम यह है कि मैक्सिमम कोऑपरेटिव सोसाइटी में पॉलिटिकल लोग ही इन्वॉल्व होते हैं। मतलब वो कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करते हैं, क्यों, अरे कोऑपरेटिव मतलब कैसे दिखता है, लोगों को दिखने को कैसे दिखता है, अरे ये तो सेवा कर रही है, ये थोड़ी प्रॉफिट कमा रहे हैं, डालो अपना ब्लैक मनी। सब कोऑपरेटिव पॉलिटिकल लोग होते हैं, उनका सब प्रेशर होता है, वही सब हैंडल करते हैं, सब प्रॉफिट भी खा जाते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। इसलिए लोग ज्यादा पब्लिक कोऑपरेटिव सोसाइटी पे बिलीव नहीं करती, और उनके पास पैसा होगा भी तो भी वो नॉर्मली कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट नहीं करते। नेक्स्ट इज लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्यादा एक्सपांड करने का स्कोप नहीं होता। तो देखो, देयर इज लिमिटेड कैपिटल इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी तो हमने देखा ना कि नॉर्मली कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो उनके पास ज्यादा कैपिटल नहीं होता, वो ज्यादा एक्सपांड नहीं कर पाते। तो देयरफॉर देयर इज लेस स्कोप फॉर एक्सपेंशन। अगर कोई बिजनेस एक्सपेंशन करना चाहता है, उसको लगता है कैपिटल, और वो हो नहीं सकता क्योंकि कैपिटल है लिमिटेड, ठीक है। और मैनेजमेंट भी इतना तगड़ा नहीं है कि बिजनेस एक्सपांड करे। नेक्स्ट इज लैक ऑफ मोटिवेशन। अब ये क्या है, सो देखो, मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स वर्क ऑन ऑनररी बेसिस। मैनेजमेंट कमेटी इतना काम कर रही है, उसको क्या मिल रहा है, नॉमिनल पैसे, ऑनररी बेसिस, अच्छा खासा सैलरी भी नहीं मिल रहा कि डेडिकेशन से काम करे। Therefore, they are not motivated to work hard.
साला कितना भी मेहनत ले ले, हम है मैनेजिंग कमेटी का पार्ट, कितना भी मेहनत ले ले, कितना भी प्रॉफिट आए, किसको मिलेगा? मेंबर्स को, वो भी 15%। हमें तो कुछ मिलेगा नहीं, हमें तो नॉमिनल सैलरी है, तो क्यों ज्यादा काम करे? तो इसी वजह से एक मोटिवेशन नहीं मिलता। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में कैसा था बच्चों? डायरेक्ट मोटिवेशन। मतलब देखो अभी क्लासेस की बात, मैं क्लासेस ले रहा हूं, मुझे स्टूडेंट मिलेंगे, डायरेक्ट बेनिफिट मुझे होगा, तो मुझे डायरेक्ट मोटिवेशन मिलता है। वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में मोटिवेशन है ही नहीं, और इतनी कम सैलरी पे काम करना पड़ रहा है, तो मोटिवेशन कहां से मिलेगा? ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने आज का पार्ट कवर किया, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, मेरिट्स और डिमेरिट्स देखे। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक अलविदा बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, शबा खैर।